हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो चैनल है मेरी, उस पे हम 11th और 12th के केमिस्ट्री के सारे वन शॉट वीडियोस है वो अपलोड करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहला जो चैप्टर हम लेने वाले हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स। इस एक सिंगल शॉट वीडियो से अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो आपका नीट हो गया, जेडबलई हो गया और बोर्ड हो गया, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें। जो भी पार्ट आपको समझ में नहीं आता उस पार्ट का वापस से एक बार रिवीजन करें, उस पार्ट को वापस देख ले तो वो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसी वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं केमिकल काइनेटिक्स की जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन है, उसका अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो वो भी डाल दूंगा। ठीक है। और इन फ्यूचर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीवाईक्यूज जो जेडबलई और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसकी भी लिंक डालने वाला हूं, तो वो सारे वीडियोस आपको एक ही वीडियो के नीचे मिल जाने वाले हैं। ठीक है। तो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर का वेटेज क्या है। नीट में, जेडबलई में और बोर्ड में इस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो इस चैप्टर का वेटेज की मैं बात करूं तो इस चैप्टर में नीट में से 2 क्वेश्चंस आते हैं, जेडबलई में इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है और बोर्ड एग्जाम्स में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर में से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस है पूछे जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें से नीट में 2 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, जेडबलई में 1 क्वेश्चन आ जाएगा और बोर्ड के लिए आपका 7 मार्क्स से वो कवर हो जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। अब पहले कुछ हम 11th का रिवीजन कर ले। तो 11th में आपने 2 चैप्टर पढ़े हुए थे। फर्स्ट चैप्टर था केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड चैप्टर था केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब इन दोनों का केमिकल काइनेटिक्स के साथ क्या रिलेशन है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में हम केमिकल चेंज को स्टडी करते हैं। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में हम क्या स्टडी करते हैं, केमिकल चेंज स्टडी करते हैं। और हमने थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स से कोई भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक कर सकते थे। मतलब कोई भी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, वो हम थर्मोडायनेमिक्स के मदद से चेक कर सकते थे। तो थर्मोडायनेमिक्स से हमको क्या मिलती थी, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन पता चलता था, कोई भी रिएक्शन है वो होगी या नहीं होगी। ठीक है। ये हमको पता चल जाता था। उसके बाद हमने दूसरी चीज पढ़ी थी केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम से हम क्या स्टडी कर सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट मतलब क्या है, कोई भी रिएक्शन है वो कितनी कितना परसेंट कंप्लीट होगी, 50% कंप्लीट होगी, 70% कंप्लीट होगी, कितनी प्रोडक्ट हमको मिल जाएगी। ठीक है। तो एक तो थर्मोडायनेमिक्स से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। दूसरी चीज, अगर हमने डिसाइड कर लिया कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उस रिएक्शन में कितना परसेंट प्रोडक्ट मिल जाएगी, वो हम चेक कर सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से। बट इन दोनों से हम क्या डिसाइड नहीं कर सकते, इन दोनों से कोई भी रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी। ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन वो हम स्टडी नहीं कर सकते। उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में हम स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कोई भी रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी वो समझने के लिए हमको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। थर्मोडायनेमिक्स से क्या पता चलेगा, फिजिबिलिटी। ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या पता चलेगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। और स्पीड ऑफ रिएक्शन हमको कहां से पता चल जाएगी, केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है। तो मैंने यही आपको बताया कि केमिकल काइनेटिक्स इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद स्पीड, ऑलवेज कंसर्न्ड विद टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में हम स्पीड ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन,
स्पीड बोलो या रेट बोलो सेम चीज होगी। हम स्पीड मेजर कर सकते हैं या फिर रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो काइनेटिक्स समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी। रिएक्शन है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है, रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, वो सारी चीजें हमको पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम एक तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे, दूसरी चीज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब फिजिबिलिटी के साथ साथ, एक्सटेंट के साथ साथ हमको क्या पढ़ना पड़ता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना पड़ता है। क्यों जरूरी है ये रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना, क्योंकि चलो आपने कोई फैक्ट्री लगा दी, ठीक है, उस फैक्ट्री में सपोज आपको एमोनिया बनाना है, तो आपको प्रोसेस पूरी पता है, आपने थर्मोडायनेमिक्स से ये डिसाइड कर लिया कि ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। सारे आपने कंडीशंस है, ऑप्टिमम कंडीशंस ला दी, टेम्परेचर डिसाइड कर लिया, प्रेशर डिसाइड कर लिया, पर ये रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, आपके पास एमोनिया बन के कितने टाइम में आ जाएगा, ये डिसाइड करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स से हमने फिजिबिलिटी पढ़ी, काइनेटिक्स से हमने स्पीड पढ़ी। ये हम दोनों ने थर्मोडायनेमिक्स और स्पीड, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स का जो डिफरेंस है वो डिसाइड कर लिया। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है कि रिएक्शंस है वो कितने टाइप की होगी, कितने टाइप की रिएक्शंस आती है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है वेरी फास्ट रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शंस मतलब जो ऑलमोस्ट 10⁻⁻14 से 10⁻⁻16 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। वेरी फास्ट रिएक्शंस जिसको हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। वेरी फास्ट या फिर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसको कंप्लीट करने के लिए 10⁻14 से 10⁻16 सेकेंड्स, मतलब बहुत ही कम टाइम लगता है। तो ऐसी रिएक्शंस का रेट हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसी रिएक्शंस देखी, आपने स्टॉप वॉच चालू करी, उससे पहले ही वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो जिसका रिएक्शन टाइम बहुत ही कम है, ऐसी रिएक्शंस को हम वेरी फास्ट रिएक्शंस बोलते हैं। ऐसी रिएक्शंस का रेट हम स्टडी नहीं कर सकते। ऐसी रिएक्शंस का एक एग्जांपल देता हूं मैं, आयनिक रिएक्शंस, जो रिएक्शंस आयनों के बीच में होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास AgNO3 और NaCl के बीच की रिएक्शन है, AgNO3 प्लस NaCl क्या बनेगा, AgNO3 प्लस NaCl क्या बन जाएगा, NaNO3 प्लस AgCl। तो यहाँ पे आयनों के बीच में रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट है, 10⁻14 से 10⁻16 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शंस का रेट हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ दिस रिएक्शंस। ऐसी ही दूसरी रिएक्शन हम ले सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस मतलब जो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती थी। फॉर एग्जांपल हमने लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है NaOH, इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराते हैं, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। ये रिएक्शन भी 10⁻14 से 10⁻16 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। तो इस रिएक्शन का रेट भी हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जो वेरी फास्ट मतलब 10⁻14 से 10⁻16 सेकेंड में कंप्लीट होती है, ऐसी रिएक्शंस का रेट हम मेजर नहीं कर सकते। अब दूसरे टाइप की रिएक्शंस लेते हैं। दूसरे टाइप की रिएक्शन है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है, जिसको कंप्लीट होने के लिए डेज भी लग सकते हैं, मंथ्स भी लग सकते हैं और ईयर्स भी लग सकते हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम बोल सकते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन का रेट भी हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है।
और ये रिएक्शन कब कंप्लीट होती है वो एग्जैक्ट मेजर करना बहुत ही मुश्किल है, तो ऐसी रिएक्शन का रेट हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरे एग्जांपल ले तो एक एग्जांपल तो आ गया रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा एग्जांपल है H2 और O2 के बीच में रिएक्शन, H2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए या तो आपको कोई कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और अगर कोई कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एब्सेंस में ये रिएक्शन करोगे, ठीक है, कैटलिस्ट के एब्सेंस में ये रिएक्शन करोगे तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए सालों लग जाते हैं, सदियां लग जाती है। आप सोचो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में H2 गैस और O2 गैस प्रेजेंट है, फिर भी H2O बनने में हजारों साल लगते हैं, तो ये रिएक्शन है उसका रेट भी हम स्टडी नहीं कर सकते, दे आर वेरी स्लो रिएक्शंस। ठीक है, कौन सी रिएक्शन का रेट हम मेजर कर सकते हैं, तो कुछ रिएक्शन ऐसी है जिसको हम स्लो रिएक्शन या फिर मॉडरेट रिएक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ रिएक्शंस हमारे पास ऐसी है जिसको हम बोलते हैं स्लो या फिर मॉडरेट रिएक्शंस। ये जो रिएक्शन है वो मॉडरेट स्पीड से होती है, मतलब एक डिफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है, और ऐसी रिएक्शन का रेट हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ऐसी ही रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं जिसका रेट हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्वर्जन ऑफ शुगर, तो शुगर है C12H22O11, C12H22O11, सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, आपको पता है इसको इन्वर्ट शुगर बोलते थे आप, क्योंकि इससे क्या बनता था, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते थे तो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता था, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन जाएगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एक डिफाइनाइट टाइम लगता है, एक सर्टेन अमाउंट टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो इस रिएक्शन का रेट हम मेजर कर सकते हैं। वैसे ही दूसरा एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, तो H2O2 का डिकम्पोजिशन करते हैं, यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखता हूँ 2H2O2, इसका डिकम्पोजिशन होके 2H2O प्लस O2 बनेगा, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका रेट भी हम मेजर कर सकते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम बोल सकते हैं स्लो रिएक्शंस। ठीक है, इसका रेट हम मेजर कर सकते हैं। ऐसी ही एक दूसरी एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, तो N2O5 का डिकम्पोजिशन होके NO2 प्लस O2 बनता है, रिएक्शन हम लिख सकते हैं 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, तो ये रिएक्शन है वो भी मॉडरेट स्पीड से कंप्लीट होती है, तो ऐसी रिएक्शन का हम रेट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने तीन टाइप की रिएक्शन पढ़ ली, एक वेरी फास्ट रिएक्शन, एक आ गई वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरी आ गई हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शन में से हम खाली मॉडरेट रिएक्शन का रेट है वो स्टडी कर सकते हैं, वेरी फास्ट या वेरी स्लो रिएक्शन का रेट हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमको पढ़ना है मेन, वो टॉपिक का नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन कुछ हम इस तरीके से दे सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, किसकी कॉन्सेंट्रेशन, या तो रिएक्टेंट की लेंगे या तो प्रोडक्ट की लेंगे। ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, change in concentration per unit time is known as rate of reaction. ठीक है, change in concentration with unit time is known as rate of reaction. अब देखो मैंने क्या बताया, या तो हम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की लेंगे या तो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की लेंगे, तो समझते हैं। अब देखो कोई भी रिएक्शन होगी उसमें रिएक्टेंट का रेट जो होता है वो डिक्रीज होता है, रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होता है, और जो प्रोडक्ट होती है उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है।
तो हम ये लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन, द रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। या फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर यही डेफिनेशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगेन डेफिनेशन है उसका रिवीजन करते हैं। क्या है डेफिनेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, पर यूनिट टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, इट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो, अगर रिएक्शन में सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम प्रेशर भी ले सकते हैं, क्योंकि गैसेस जो होते हैं उनके लिए उनका प्रेशर ही उनकी कॉन्सेंट्रेशन माना जाता है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को, इसी डेफिनेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम, इट इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम आर से डिनोट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब देखो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, आर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। मैंने क्या बताया, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन के आगे क्या आएगा, माइनस। और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस। तो R इज इक्वल टू, रेट का फॉर्मूला क्या आ गया, R इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ठीक है, जहां पे डेल्टा सी क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्या बताया, पॉजिटिव साइन क्या डिनोट करती है, पॉजिटिव साइन हम तब लेते हैं जब हमने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लेनी होती है, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। और नेगेटिव साइन कब यूज कर सकते हैं, नेगेटिव साइन तब लेते हैं जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलवेज क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, हमारे पास ग्राफ भी है, यहाँ पे हमने ग्राफ जो ड्रॉ किया है वो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं तो आप देख सकते हो कि टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। ये रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बनाया है, देखो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली 0 थी, वो इंक्रीज हो रही है। ये रिएक्टेंट के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है, ये प्रोडक्ट के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा हमको। ठीक है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छे से समझते हैं इसको। तो हमारे पास अगर मैंने बताया कि रिएक्शन में सारे के सारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है वो गैसियस फॉर्म में है, तो गैसियस फॉर्म में अगर होते हैं तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, गैसियस फॉर्म में है तो गैसेस का जो प्रेशर होता है वही उसकी कॉन्सेंट्रेशन मानते हैं। तो जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर उसी को हम कॉन्सेंट्रेशन मानते हैं। तो रेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन पार्शियल प्रेशर, चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, जब हमको सारे के सारे गैसेस दिए हैं तो उसके लिए हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या लिख सकते हैं, प्रेशर भी ले सकते हैं। अब देखो हमारे पास R की वैल्यू क्या थी, R इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी।
R is equal to plus or minus delta C by delta T, change in concentration divided by change in time. पर अगर हम गैसियस रिएक्शन के लिए लिखे तो क्या लिख सकते हैं, R is equal to प्लस और माइनस डेल्टा P by डेल्टा T. यहां पे डेल्टा P मतलब क्या लिया है, पार्शियल प्रेशर. ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि गैसेस के लिए आप कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या लिख सकते हो, प्रेशर लिख सकते हो. तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह हमने प्रेशर लिया है, तो आर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. अब हमारे पास एक इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, जिसको हमने आइडियल गैस इक्वेशन बोला था, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी. तो क्या लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी और P इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी. एन मतलब मोल और V मतलब लीटर, वॉल्यूम. तो मोल बाय लीटर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन. P इज इक्वल टू सी आर टी. ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा. एन अपॉन वी के जगह हमने क्या लिया है, C लिया है. C इज इक्वल टू एन बाई वी. तो हमारे पास इक्वेशन आ गया P इज इक्वल टू सी आर टी, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी. C इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी. तो ये जो इक्वेशन है इसका हम यूज करते हैं, C इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी. अगर हम इस इक्वेशन का यूज करें तो रेट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू, देखो डेल्टा सी के जगह हमने क्या लिखा है, डेल्टा सी के जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन आर टी. तो हमने डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इक्वेशन में डेल्टा सी के जगह हमने क्या लिया है, डेल्टा पी अपॉन आर टी. तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर टी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. तो अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर के फॉर्म में दिया है और कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखना है तो उसको आपको आरटी से डिवाइड करना पड़ेगा. आरटी से डिवाइड कर दोगे तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी वैल्यू मिल जाएगी. जहां पे आर की वैल्यू कितनी लेनी है, आर है वो आपको पता है, उसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. ठीक है, या फिर अगर हम कैलोरी में लेते हैं तो उसकी वैल्यू लेंगे 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या फिर 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. इन तीनों में से आप कोई भी वैल्यू है वो ले सकते हो. ठीक है, तो हमने अब तक जो पढ़ा उसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी. रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या थी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम या फिर चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम. अब ये जो रेट है वो हमारे पास दो टाइप के आएंगे, एक होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो रेट हमारे पास दो टाइप के हैं, एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. वन बाय वन दोनों की डेफिनेशन डिसाइड करते हैं. क्या है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर अ सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम. रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग अ सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, सपोज आपको बोला गया कि आपने एक रिएक्शन है वो 20 मिनट्स में कंप्लीट होती है, तो उस रिएक्शन का जो रेट है वो 10 मिनट्स से 20 मिनट के बीच में कितना होगा. तो सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम के बीच में अगर आप रेट मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज आपको आपके घर से कोचिंग तक जाने में 30 मिनट्स का टाइम लगता है, तो इस 30 मिनट के ड्यूरेशन में आपका जो रेट है वो कांस्टेंट तो नहीं होगा. आपकी जो स्पीड है वो, जहां पे ट्रैफिक ज्यादा होगा वहां पे स्पीड कम हो जाएगी, जहां पे ट्रैफिक कम होगा वहां पे स्पीड आपकी ज्यादा हो जाएगी. तो ये जो 30 मिनट का टाइम है उस टाइम पीरियड में अगर आपकी स्पीड मेजर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या फिर एवरेज स्पीड. और दूसरा आएगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट. तो इंस्टेंटेनियस रेट की क्या डेफिनेशन होगी, द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट.
रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा बोला जाए कि भाई रिएक्शन हमने स्टार्ट की, उसके एग्जैक्टली 20 सेकेंड बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। या फिर आपको ये बोला जाए कि आप घर से निकले, उसके बाद एग्जैक्टली 10 मिनट के बाद आपका रेट क्या था, आपकी स्पीड क्या थी। तो जब हम रेट एक चौकस टाइम पीरियड के लिए, चौकस टाइम के लिए मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और जब हम कोई टाइम पीरियड लेते हैं, सर्टेन टाइम पीरियड लेते हैं, जैसे 10 मिनट का टाइम हो गया, 20 मिनट्स का टाइम हो गया, इन दोनों के बीच में जो हम रेट मेजर करते हैं उसको हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमको पढ़ना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से हमको प्रोडक्ट मिल रही है। एवरेज रेट की डेफिनेशन क्या होगी? एवरेज रेट की डेफिनेशन है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता था डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? हमको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लेनी पड़ेगी। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन से हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तब जाके हमको जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है वो मिलेगा। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? सी फाइनल माइनस सी इनिशियल, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम का भी वैसा ही है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो आपको एवरेज रेट क्या मिल जाएगा? आर की वैल्यू होगी आर इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। आर इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिया है जो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए है, और सर्टेन टाइम पीरियड के लिए है, इसलिए ये बोल सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होगा वो बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे हमने डेल्टा लिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसी रिएक्शन का जो रेट है वो हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, या तो रिएक्टेंट के फॉर्म में या तो प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो सबसे पहले रिएक्टेंट के फॉर्म में आप रेट ऑफ रिएक्शन समझते हैं। रिएक्शन है R गिव्स P, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा है। तो R एवरेज का इक्वेशन क्या होगा? एवरेज रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। मैंने रेट की डेफिनेशन क्या दी थी? ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज क्या होगी? डिक्रीज होगी, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एवरेज रेट की डेफिनेशन क्या होगी? एवरेज रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर फाइनल क्या है? आर फाइनल है रिएक्टेंट की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और आर इनिशियल क्या है? आर इनिशियल है वो है रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्लियर? समझते हैं इसको अच्छे से। मान लो आपके पास ग्राफ यहां पे दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तो मैंने आपको समझाया, क्या समझाया? कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मान लो T1 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी वो R1 थी, और T2 टाइम पे, या फिर टी फाइनल बोल सकते हैं, टी फाइनल टाइम पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो R2 है। तो क्या लिख सकते हैं? आर रेट ऑफ रिएक्शन,
रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, R2 माइनस R1, और चेंज इन टाइम क्या हुआ, T2 माइनस T1। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डेल्टा R बाई डेल्टा टी, डेल्टा R बाय डेल्टा टी। और यहां पे देखो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जो है वो R2 की वैल्यू R1 से कम है, R2 इज लेस देन R1, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है वो कम होगी। अब उस केस में क्या होगा, उस केस में R2 की वैल्यू जो है वो कम है, इसलिए इस टर्म की वैल्यू नेगेटिव आएगी, पर रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ऑलवेज याद रखना, जब हम रिएक्टेंट के फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो ऑलवेज आगे नेगेटिव साइन आएगी। ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट करती है, नेगेटिव साइन दिखाती है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो मैंने ये चीज आपको यहाँ पे समझाई है। अब यही चीज हम प्रोडक्ट के लिए समझते हैं कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एवरेज रेट की इक्वेशन क्या हो जाएगा, एवरेज रेट इज इक्वल टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो एवरेज रेट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइड बाय टाइम इन फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। ठीक है,